ठीक है, तो ये हमने जो है इलास्टिसिटी के कुछ डायग्राम्स बनाए थे, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी बनाई थी। अभी इसको मैं कट शॉर्ट करके एक शॉर्ट क्लिप के अंदर समझा रही हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, तो सबसे ठीक है, देख लूंगी मैं, करवा दूंगी जब से सबसे पहले होता है आपका इनइलास्टिक। इनइलास्टिक आपकी एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसको इनइलास्टिक बोलते हैं। ठीक है, कि प्राइस चाहे यहाँ हो यहाँ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी तो डिमांड इतनी रहनी रहनी है। ठीक है, तो प्राइस कम ज्यादा होगा पर डिमांड इतनी कितनी रहेगी, डिमांड प्राइस। ठीक है, फिर आपका होता है फुल्ली इलास्टिक, कि प्राइस यहीं पे रहेगा, प्राइस में फर्क नहीं आएगा, पर इसकी डिमांड कभी यहाँ पे भी हो सकती है, कभी यहाँ हो सकती है, कभी यहाँ हो सकती है, कभी यहाँ हो सकती है। समझ आया? फिर आपका होता है यूनिटरी इलास्टिक, जितना प्राइस में फर्क आएगा उतना ही डिमांड में फर्क आएगा, सेम क्वांटिटी, परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, फिर आपका होता है हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक थोड़ा फ्लैटर कर्व होता है, प्राइस में थोड़ा फर्क आएगा, डिमांड में ज्यादा फर्क आएगा। फिर आपका होता है लेस इलास्टिक, प्राइस में ज्यादा फर्क आएगा, डिमांड में कम फर्क आएगा। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ईडी इक्वल्स टू जीरो, ईडी इक्वल्स टू ईडी इक्वल्स टू वन, ईडी इज मोर देन वन, ईडी इज लेस देन वन, इंफिनिटी यू कैन नॉट मेजर। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ये क्लियर है? ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि किसी चीज पे ज्यादा असर पड़ेगा और किसी चीज पे कम असर पड़ेगा, कोई चीज ज्यादा इलास्टिक होगी और कोई चीज कम इलास्टिक होगी, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स, कि कोई चीज हाईली इलास्टिक होगी और कोई चीज लेस इलास्टिक होगी। ठीक है, इसके अंदर पहला पॉइंट आपका आता है नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी रीड करो। तो नेचर ऑफ कमोडिटी में आता है कि चीज आपकी जरूरत की है, आपकी कंफर्ट की है या आपकी लग्जरी की है। अगर चीज आपकी जरूरत की है, लाइक सॉल्ट, ठीक है, अगर चीज आपकी जरूरत की है तो उसका दाम कितना ही पड़ जाए, अब जरूरत की चीज आपको लेनी ही पड़ेगी, तो ये इनइलास्टिक बन जाएगी या लेस इलास्टिक बन जाएगी। अगर प्राइस यहाँ पर हो या प्राइस यहाँ पर हो, आप उसकी इतनी क्वांटिटी लोगे ही लोगे। कंफर्ट हो गया जैसे आपका एसी, ठीक है, ये जनरली इलास्टिक होता है, कि इस साल जो है एसी के दाम महंगे हैं, इस साल रहने देते हैं, जैसे जैसे निकाल लेते हैं, अगले साल देख लेंगे, काइंड ऑफ थिंग। तो ये हाईली इलास्टिक होता है। इसको थोड़ा सा हाई इलास्टिक होता है, मतलब कि अगर इसका प्राइस यहाँ है तो इतनी डिमांड है, पर अगर इसका प्राइस थोड़ा भी कम करोगे तो इसकी डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। तो अगर इसका प्राइस थोड़ा भी कम हो जाए, इसकी डिमांड में बहुत फर्क आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, और वहीं पे आपकी लग्जरी है, लग्जरी एज एन
डिमांड इतना है, प्राइस हल्का सा यहाँ हुआ, इसकी डिमांड में इतना ज्यादा फर्क आ गया। हाँ, कंफर्ट हाई इलास्टिक, लग्जरी वेरी हाई इलास्टिक। तो कंफर्ट और लग्जरी को आप एक ही जोन में भी रखना चाहो तो रख सकते हो। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट रीड करो। अगला टॉपिक होता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, कि किसी चीज से कितने सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आपकी किसी चीज के बहुत सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, जैसे ट्यूशन हो गई, एक ट्यूशन ही पढ़ाएगी इकोनॉमिक्स तो दूसरा पढ़ा देगा, एक ज्यादा प्राइस चार्ज करे तो दूसरा कम कर लेगा, तीसरा और कम कर लेगा। तो जिसके सब्स्टिट्यूट ज्यादा होते हैं वो हाई इलास्टिक होता है। ठीक है, वो ट्यूशन जो है प्राइस ज्यादा रखेगा उसकी डिमांड कम होगी, और जो प्राइस कम रखेगा उसकी डिमांड ज्यादा। ठीक है, तो ये हाई इलास्टिक होता है। ठीक है, ईडी इज मोर देन वन। और वहीं पे जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपके इलाके में एक ही ट्यूशन है जो पढ़ा रही है, और वो जितना मर्जी चार्ज करे आपको तो पढ़ना ही है, क्लास तो कर रही है, वो आपका लेस इलास्टिक हो जाएगा या नॉट इलास्टिक हो जाएगा। जो वो प्राइस दे रहे हैं, चाहे प्राइस ज्यादा रखें चाहे प्राइस कम रखें, आपको तो लेनी ही पड़ेगी। समझ में आया? इतना क्लियर है टॉपिक ये वाला? हाई इनकम ग्रुप, आपकी इनकम कैसे आपकी इलास्टिसिटी को, प्राइस इलास्टिसिटी को इफेक्ट करती है। लेट्स सपोज आपके पास अच्छी खासी इनकम है, बहुत पैसा है, पापा मुझे जो है ऑडी चाहिए ले ले बेटा, पापा मुझे आईफोन चाहिए ले ले बेटा। ठीक है, वो क्या पैसे के बारे में ज्यादा सोचेंगे? तो अगर किसी चीज का थोड़ा दाम बढ़ भी जाता है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं सामान लाना है लाओ, हमारे पास बहुत पैसा है। ठीक है, अभी एक लोअर इनकम का ग्रुप होता है जिसकी लिमिटेड कमाई है, जिसको पता है कि मुझे इस लिमिटेड कमाई में घर चलाना है, सब करना है, उनको किसी भी चीज का थोड़ा भी दाम बढ़ जाए इफेक्ट करता है, तो उनकी प्राइस इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, अंबानी को फर्क पड़ेगा कि आपके जो है 80 रुपए किलो टमाटर हो गए, हार्डली मैटर। ठीक है, पर आपका जो डेली अर्नर है, डेली ब्रेड अर्नर है, डेली आपका जो है कमाई करने वाला जो है, उसके लिए वो 80 रुपए मैटर करता है। ठीक है, तो उसके लिए प्राइस का थोड़ा भी फर्क बहुत ज्यादा इफेक्ट ले आता है। वहीं पे हाई इनकम ग्रुप के लिए प्राइस का चेंज इतना इफेक्ट नहीं लाता, उनको तो लेना है तो लेंगे। ठीक है, हम आगे और फैक्टर्स करते हैं, मैं बोर्ड मिटा रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लेवल ऑफ प्राइस, कि चीज की जो कॉस्ट है वो महंगी है या सस्ती है। जो प्रोडक्ट आप लेने जा रहे हो वो महंगा प्रोडक्ट है कि सस्ता प्रोडक्ट है। अगर आप डीएसएलआर लेने जा रहे हो, डीएसएलआर पता है ना क्या होता है? डीएसएलआर आपका हाई फाई कैमरा होता है, मोर इट लाइक आईफोन ले लो। कैमरा वो जी होते हैं आपके शादी वादी में बड़े बड़े कैमरा, फोटोग्राफर के पास होते हैं बड़े बड़े कैमरा। ठीक है, महंगे ही आते हैं वो। आईफोन हम लेते हैं, आईफोन इज सस्ता प्रोडक्ट और महंगा प्रोडक्ट, महंगा प्रोडक्ट। तो ये जो है, जो महंगे प्रोडक्ट होते हैं वो हाई इलास्टिक होते हैं, उनके प्राइस में थोड़ा सा फर्क भी उसकी डिमांड को बहुत ज्यादा फर्क कर देता है। ठीक है, तो जनरली कॉस्टली प्रोडक्ट्स आर इलास्टिक, हाईली इलास्टिक। ठीक है, आप सोच रहे हो थोड़ा सस्ता हो जाए, आईफोन 8 आ जाए तो मैं आईफोन 7 खरीद लूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आईफोन 8 आने पे आईफोन 7 सस्ता हो जाएगा, थोड़ा सस्ता हो जाए फिर खरीद लूंगा, मोर लाइक दैट। वहीं पे चीप प्रोडक्ट्स है, सॉल्ट 20 रुपए का 1 किलो आता है, 21 रुपए का हो गया, 22 रुपए का हो गया, कोई फर्क पड़ जाएगा? ठीक है, तो जो सस्ते प्रोडक्ट है सुई 1 रुपए की आ जाती है। ठीक है, एक से ज्यादा 2 रुपए की हो जाएगी वो, तो क्या आपको फर्क पड़ जाएगा?
थोड़ा सा फर्क आ रहा है, ईडी इज लेस देन 1। ये बात समझ में आई? कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इस तरह से मैटर करती है। ठीक है। पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, कि आप किसी प्रोडक्ट को कितने टाइम के लिए पोस्टपोन कर सकते हो। अगर आपका नॉन अर्जेंट प्रोडक्ट है वो तो ठीक है, नहीं वो तो चल जाएगा काम, कोई ऐसी आफत नहीं आ रही। बट वहीं पे आपका कोई अर्जेंट प्रोडक्ट है, दोनों के साथ इलास्टिसिटी अलग मूव करती है। अगर कोई नॉन अर्जेंट प्रोडक्ट है और वो महंगा मिल रहा है मार्केट में, ठीक है, इफ अ प्रोडक्ट इज नॉट अर्जेंट, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, घर में पड़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पड़ी तो कोई आफत नहीं है, राइट। तो अगर कोई चीज आपकी नॉन अर्जेंट है और वो महंगी हो रखी है, तो आप कहोगे चल अभी नहीं लेता, बाद में ले लूंगा जब ऑफर लगेगी, ठीक है। तो वो हाईली इलास्टिक होते हैं, आप वेट करते हो उसका प्राइस थोड़ा सा कम हो जाए तो हम उसकी डिमांड बढ़ा लेंगे। समझ में आई? तो जैसे आपका दिवाली टाइम आता है, आपका जो है अभी 15 अगस्त गया है, तो इस टाइम में क्या होता है, ये चीजों के दाम सस्ते हो जाते हैं और लोग ज्यादा ज्यादा लाके घर में रख लेते हैं, है ना। तो ये नॉन अर्जेंट चीजें हो गई। वहीं पे आपकी अर्जेंट चीज हो जाती है, कोल्ड ड्रिंक आपकी नॉन अर्जेंट हो गई। अर्जेंट में आपकी होती है मेडिसिन। कोई मेडिसिन है, डॉक्टर ने बोली है लेनी लेनी है, नहीं तो मर जाओगे, नहीं तो शरीर में बीमारी है, नहीं। अब उसका दाम कितना भी हो आप लोगे उसको, प्राइस यहाँ पे हो या प्राइस यहाँ पे हो, आपको उसको लोगे ही लोगे। समझ में आया? यूनिटरी नहीं है, जीरो है, कोई इलास्टिसिटी नहीं है, चाहे कितना प्राइस हो लेनी ही लेनी है। समझ में आया? परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट। ठीक है, नंबर ऑफ यूजेस आपका नेक्स्ट पॉइंट है, नंबर ऑफ यूजेस। कोई चीज जिसके बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, कोई चीज जिसका कोई खास ही सिर्फ एक ही सिंगल यूज होता है या एक या दो यूज होते हैं। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, या दूध है, ठीक है। तो इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं, दूध। दूध हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अगर दूध सस्ता हो जाए, मिल्क सस्ता हो जाए, तो मम्मी कहेगी चल दही भी जमा लेती हूँ, खीर भी बना लेती हूँ, रसमलाई भी बना लेती हूँ, खोया भी बना लेती हूँ। तो थोड़ा ही प्राइस कम होती है, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। लोग कहेंगे दूध सस्ता हो रखा है, खरीदो जितना ज्यादा खरीदो। ठीक है। वहीं पे अगर आपका ऐसा प्रोडक्ट है जिसके कोई फर्दर यूजेस नहीं है, एक आधा यूज के लिए जिस काम के लिए वो बना है, वो एक आधा काम ही करता है, वो कोई खास काम नहीं करता, तो वो इनइलास्टिक रहेगा। जब आपको उस काम की जरूरत पड़ेगी, आपको उस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, तब आप पैसे देके उस प्रोडक्ट को खरीदोगे ही खरीदोगे। ठीक है। सोने का जैसे क्या यूज होता है, गोल्ड का ज्वेलरी का यूज होता है, ठीक है। तो जब आपके घर में शादी है और आपको ज्वेलरी लेनी है, तो फिर आप उसका प्राइस ही देखोगे, फिर आपको लेनी है तो आप लोगे ही। ठीक है, तो उसका इलास्टिसिटी कम हो जाती है, इन इलास्टिक में चला जाता है वो, किसी हो जाए आपको लेना ही पड़ेगा। ये पॉइंट्स यहाँ तक क्लियर है? अब हमारी संदीप गर्ग में इसके 2 पॉइंट्स और बचे हैं। ठीक है, बहुत सारी बुक्स में पॉइंट्स खत्म हो गए होंगे, तो ये राइटर टू राइटर है, किसकी बुक में कितने पॉइंट्स गिवन है आप उस हिसाब से देख सकते हो। कोई नहीं। सेवन, आपका अगला टोटल एक्सपेंडिचर। मैं हाइपोथेटिकल आपको एग्जांपल देती हूँ। घर का टोटल खर्चा लेट्स सपोज इस सर्कल के अंदर है, ठीक है। ये जो है एक पाई डायग्राम में बनाने वाली हूँ, जो एक इंसान के टोटल खर्चे को दिखाने वाला है कि जो कमाता है उसका कैसे कैसे यूज करता है। तो हो सकता है वो जो कमा रहा हो उसका इतना पोर्शन रेंट में जाता हो, ठीक है, इतना पोर्शन उसका इलेक्ट्रिसिटी में जाता हो, ठीक है, इतना पोर्शन उसका ग्रोसरीज में जाता हो, इतने का पेट्रोल जाता हो, ठीक है, इतने की उसकी सेविंग होती हो, ठीक है। ग्रोसरीज का मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ, ठीक है, ऐसे कर देती हूँ।
कौन सी बड़ी चीज पे खर्चा हो रहा है? रेंट पे खर्चा हो रहा है। अगर इसका मकान मालिक है जिस पे भी रह रहा है वो इसका रेंट को बढ़ा देता है, इसकी पूरी जो सेविंग्स का हिसाब किताब है, पूरी जो खर्चे का हिसाब किताब है, हिल जाएगा। तो क्या ये प्रेफर करेगा कि रेंट थोड़ा सा भी पड़े? वो बिल्कुल प्रेफर नहीं करेगा उसका रेंट बढ़े। रेंट होता है तो उसको पैसा देना पड़ेगा रहने का, ठीक है। तो वो नहीं चाहेगा कि उसको किराया ज्यादा देना पड़े। आवाज आ रही है? ठीक, हो सकता है। तो जो वो रेंट का अमाउंट पे कर रहा है वो उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन है खर्चे का, वो नहीं चाहेगा रेंट बढ़े। बट अगर उसकी ग्रोसरीज जो है, जो राशन वाशन वो ला रहा है घर में, वो थोड़ा बढ़ भी जाएगा तो उसको इतना इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत छोटा पार्ट है उसके खर्चे का। तो उसका जो रेंट का कंपोनेंट है वो हाईली इलास्टिक है, उसका रेंट हाईली इलास्टिक है। थोड़ा सा भी रेंट बढ़ना उसकी डिमांड को बहुत हिला देगा। वो कहेगा मैं इतना रेंट नहीं दूंगा, मेरे को यहाँ रहना ही नहीं है, ठीक है। वहीं पे उसकी जो ग्रोसरीज है अगर वो बढ़ जाए तो उसको इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2000 की जगह उसकी ग्रोसरी 200-250 रुपए की आने लग जाए तो कहेगा कोई बात नहीं, 200 रुपए तो जा रहे हैं। तो अगर प्राइस यहाँ का यहाँ है तो डिमांड में कोई ज्यादा फर्क नहीं आ रहा। तो आपका रेंट जिसका शेयर बहुत ज्यादा है उसका ईडी मोर देन 1 होता है, और जिस चीज का शेयर कम है वो ईडी। इतना समझ में आया? ठीक है। कुछ चीजें हमारी आदत होती हैं, कंज्यूमर हैबिट, कि लत लगी हुई छोड़ नहीं सकते इसको, चाहे कितने की भी मिले लेनी लेनी है। अभी रिसेंट में क्या चीज महंगी बिकी थी दिल्ली में? कैसे बनाते हैं शराब की बोतलें? शराब महंगी तब भी लोग भर भर के लेके गए ना। तो अगर कंज्यूमर को किसी चीज की हैबिट है, उस चीज की डिमांड इनइलास्टिक हो जाती है। उसका आप इतना प्राइस रख लो या इतना प्राइस रख लो, ये तो इतनी लेके जाने वाली है, ये नहीं छोड़ेंगे। ऐसी सिचुएशन में इलास्टिसिटी जीरो आ जाती है। इलास्टिसिटी जीरो का मतलब है की फर्क पैदा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी काम होता रहे, हमने तो लेनी लेनी है, ठीक है। तो कंज्यूमर हैबिट, ईडी का मतलब ये है कुछ भी दाम होता रहे हम तो लेंगे, ठीक है। और ईडी होते मन का मतलब होता है हाय राम, इतना महंगा हो गया हम कैसे लेंगे। समझ में आया? इस माइंडसेट के साथ आपको ये डिग्रीज को समझना है। इतना समझ में आया? एक बार सारे फैक्टर्स देखो, कोई डाउट है मुझसे पूछो। अब हम अपना न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का। इसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे सारे, जिसके लिए हमें दो फॉर्मूले ईडी के याद करने हैं। ईडी के दो फॉर्मूले हैं, एक है परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन परसेंटेज डेल्टा पी, ठीक है। एक फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, एक फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब एक चीज को याद रखना, इसको निकालने का तरीका, परसेंटेज कैसे निकलती है। परसेंटेज डेल्टा क्यू निकालने के लिए आपको जो है क्यू, न्यू वाला क्यू जिसको हम क्यू वन लिखते हैं, माइनस पुराने वाला क्यू जीरो लिखते हैं, अपॉन में क्यू पुराने वाला इंटू 100। ये फॉर्मूला याद रखना, ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अगला जो है डेल्टा परसेंटेज पी निकालने के लिए, चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालने के लिए, नया प्राइस माइनस पुराना प्राइस, अपॉन में हमेशा पुराना लगता है, ओल्ड वाला लगता है, पुराना प्राइस इंटू 100, ठीक है।
आपको क्वेश्चन के अंदर हमेशा एक चीज देखनी होगी, आपको सारी चीजें नंबर्स में दे रखी हैं या कोई भी एक चीज परसेंटेज में दे रखी है। अगर आपको कोई भी एक चीज परसेंटेज में दे रखी है तो मतलब वो ऊपर के फॉर्मूले से क्वेश्चन है, और अगर सारी चीजें नंबर्स में दे रखी हैं तो ये क्वेश्चन नीचे के तरीके से। परसेंटेज, अगर एक भी जगह पे परसेंटेज लगा रखी है तो ज्यादातर केसेस में क्वेश्चन यहाँ का है। ठीक है, बाकी हम प्रैक्टिस करेंगे करेंगे और काफी क्वेश्चंस करेंगे तो उससे हमें टाइप समझ में आ जाएगी। अगर आप ये सारे टाइप कर लेते हो, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। आप बस ये क्वेश्चन सारे ढंग से कर लीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। संगीत वर्ग के अंदर उसका वैरायटी दे रखी है। शुरू करें? ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 पे आते हैं हम। ये फॉर्मूला में रखते हैं तो अभी। अब आपका पहला क्वेश्चन है कि प्राइस जो है 10 पर यूनिट है। प्राइस जो है 10, ठीक है, और उसकी जो डिमांड है वो 100 यूनिट है। प्राइस जो है वो फॉल हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये समझ में आ गया। प्राइस 8 रुपये का, तो डिमांड जो है 150 की हो गई। ईडी बताओ। हाँ, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, इसमें जो है नंबर 1 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं या नंबर 2 से भी काम हो जाएगा? ठीक है, और हमें परसेंटेज निकालने की जरूरत भी नहीं, मतलब हम निकाल सकते हैं, पर हमारा क्वेश्चन नीचे वाले तरीके से भी आराम से हो सकता है ना। डेल्टा क्यू हो गया हमारा 150 माइनस 100, और डेल्टा पी हो गया हमारा, ठीक है ना, और हमारा जो पी हो गया, पुराना पी, वो हो गया 10, और पुराना क्वांटिटी हो गया हमारा। इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। फॉर्मूला आपका ये वाला लगेगा, डेल्टा क्यू 50/2 इंटू 10/100, 5/2। आंसर आ गया आपका 2.5। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई डाउट? नहीं, ठीक है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है, प्राइस जो है वो 5 पर केजी है, ₹5 पर केजी है, और डिमांड जो है, डिमांड नीचे लिख देती हूँ, 50 केजी की है। ठीक है, प्राइस, ये लाइन पढ़ो, लाइन लिखी है, व्हेन प्राइस राइजेस बाय 5 रुपीज। बाय का मतलब है 5 रुपए से और बढ़ गई है, तो नया प्राइस क्या बनेगा? तो बाय याद रखना, बाय और टू। अगर प्राइस राइजेस टू है तो मतलब वो इतने का हो गया है, प्राइस राइजेस बाय है मतलब इतने से और बढ़ गया है। ठीक है, डिमांड उसकी 10 किलो से कम हो गई है। डिमांड इज, डिमांड हैज फॉलन बाय, तो आपकी डिमांड 50 में 10 से कम हो गई है, 40 हो गई है। ठीक है, इसके तुम मुझे सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। 50 माइनस 10, पुराना पी है 5 और पुराना क्यू है 50। फॉर्मूले में डाल देते हैं।
आ गया? क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? मैंने कुछ गड़बड़ करी है? यहाँ पे गड़बड़ करी है? हाँ, वही मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हुई है। तो ये 10/5 हो गया, तो ये कट के हो गया 2। समझ में आया? देखो, अच्छा 10/50 है ना? 10/50 है, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 1/5 का हो गया 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? करो, शेरा वाली माता का नाम लेके करूं? चलो, वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 3, डिमांड फॉर अ गुड फॉल्स टू 240। तो डिमांड 1 जो हो गई है वो हो गई है 240। डिमांड 240 तक आ गई है, 2 का मतलब है 240 तक आ गई है। ठीक है, और प्राइस जो है वो कितने से बढ़ गया है? पुराने प्राइस से 2 रुपए और बढ़ गया है, क्योंकि प्राइस हैज रिजन बाय 2। ठीक है, डिमांड 240 तक आ गई है। ठीक है, डिमांड हैज फॉलन टू 240 यूनिट्स, प्राइस हैज रिजन बाय 2 रुपीज। ठीक है, अगर ओरिजिनल डिमांड 300 की थी, ओरिजिनल डिमांड 300 की थी, और पुराना प्राइस जो था वो 20 रुपए था, तो बताओ ईडी क्या होगा? सबसे पहले बताओ नया प्राइस क्या होगा? अगर पुराना प्राइस 20 है और 2 रुपए से प्राइस बढ़ गया है, तो नया प्राइस क्या हो गया? पुराना प्राइस 20 था, प्राइस, उन्होंने बोला कि प्राइस के बढ़ते ही डिमांड घट गई। प्राइस 20 रुपए था, 2 रुपए बढ़ते साथ ही 2 रुपए और बढ़ गए, तो उसकी डिमांड कम हो गई। पुरानी डिमांड, नई डिमांड। पुराने डिमांड, देखो सुनो, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस बढ़ेगा तभी डिमांड कम होगी, प्राइस कम होने पर डिमांड कम होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे डिमांड कम होती हुई दिखाई है उसने, कि पहले 300 की डिमांड है और 240 की डिमांड है। तो पुराना प्राइस अब बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए डिमांड को कम करने के लिए? बढ़ना चाहिए। उन्होंने बोला प्राइस बढ़ा था 2 रुपए से, 2 रुपए से प्राइस बढ़ाया, तो नया प्राइस क्या बन गया? 22 रुपए। डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी, पी अपॉन क्यू। अब यहाँ पे डेल्टा क्यू क्या है? डेल्टा क्यू है 60। डेल्टा पी क्या है? डेल्टा पी है 2। पुराना प्राइस क्या है? 20, और पुरानी क्वांटिटी क्या है? 300। ऐसा कुछ आंसर आ रहा है? 2। समझ में आया? ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए हम ये यहाँ तक रख रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसी का कंटिन्यूएशन रखेंगे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगी, इससे बाहर आपका कोई न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है।